हाय, आपने 300 मूवी तो जरूर देखी होगी। कैसे 300 जावा स्पार्टन्स ने पर्शिया की इतनी बड़ी आर्मी को हरा दिया। हाँ, मूवी थी तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के तो बोलना ही था। पर हाँ, एक्चुअल में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ थिलोफमीस, जिसमें डेलियन लीग ने हराया था पर्शियन आर्मी को। अब डेलियन लीग क्या है? एक्चुअली डेलियन लीग 150 देशों का एक अलायंस है, जिसमें से स्पार्टन्स भी एक थे। समझ लीजिए आज का नेटो, कि अगर कोई एक पे अटैक करेगा तो सब पे अटैक करेगा तो सब मिलकर रिटेलिएट करेंगे, ऐसे ही कुछ था। और इस नेटो का जो यूएस से था, मतलब इस अलाय का जो सबसे बड़ा मेंबर था वो था एथेंस। पर एथेंस इतना बड़ा हुआ कैसे? उसका एक बहुत बड़ा कारण था उसकी लीडरशिप जो थी पर्क्लेस के हाथ में। अब एथेंस में बहुत सालों से एक बड़ा कॉमन ट्रेंड था कि एक लीडर 5 साल के लिए रहता था, फिर चेंज हो जाता था, फिर चेंज हो जाता था। और उसका एक ये रीजन था कि जितने भी लीडर्स थे उनका ट्राई ये होता था कि वो अपनी लैंड को, अपने उस प्रोविंस को बढ़ाते चलें, लड़ाई करें जीतें बढ़ाएं, लड़ाई करें जीतें बढ़ाएं। पर पर्कलीज का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट था। उसको दिख गया था कि अब एक टाइम आ गया है जब ना एथेंस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है कि वो संभाल भी नहीं पाएगा अपनी टेरिटरी को। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अब पावर को कंसोलिडेट करेंगे। और उसको कंसोलिडेट करने के लिए उसने अपने शहर्स को बेटर बनाना शुरू किया। इनफैक्ट उसने अपनी असेंबली के अंदर लोअर मिडिल क्लास इन सबको जगह दी। सिनेमा हॉल बनाए, लोगों को स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बारे में सिखाने के लिए मंदिर बनाए। और उसने कोशिश करी कि कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को रैशनल बनाए, रादर देन जस्ट इमोशनल और इरैशनल। पर 432 बीसी में पर्कलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, और वो चैलेंज ये था कि स्पार्टा ने बोला कि हम आपके साथ आगे नहीं चलना चाहते, डेलियन लीग को तोड़ते हैं और हम अपनी लीग बनाना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली एथेंस इतना बड़ा था तो उसे कहीं पसंद आना था कि कोई उसके खिलाफ जाए। तो उनकी असेंबली ने डिसाइड किया कि हम स्पार्टा के ऊपर लड़ाई करेंगे और उन्हें हरा देंगे। तो पर्कलिस का आइडिया डिफरेंट था। पर्कलिस को पता था कि स्पार्टन्स की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उसे ये भी पता था कि उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग है। सो उसने बोला कि काम करते हैं, हम स्पार्टन्स के साथ ना लैंड पे लड़ाई को जितना अवॉइड कर सके उतना करते हैं, और हमारी नेवी स्ट्रेंथ की वजह से हम उनके पोर्ट्स को बड़े इजीली जीत लेंगे। चलिए, इसको समझने के लिए पहले थोड़ी सी ज्योग्राफी समझते हैं इन देशों की। सो एक लैंड के हिस्से पे था एथेंस और उनके अलाइज। जितनी भी पोर्ट सिटीज थी मोस्टली उनके अलाइज थे। और थोड़ा समुद्र पार करके थे स्पार्टन्स और उनके अलाइज, और सेम जितनी भी पोर्ट सिटीज थी वो स्पार्टन्स के अलाय थे। सो उसने बोला कि स्पार्टन्स को हम वो समुद्र पार करके आने देते हैं, थोड़ा सा लैंड में अंदर घुसने देते हैं, और बाद में अपनी लेवी लेकर दूसरी तरफ जाएंगे, उनकी पोर्ट सिटीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उनकी आर्मी को सप्लाईज नहीं मिलेंगी। अगर आर्मी को सप्लाईज नहीं मिलेंगी तो आर्मी वैसे ही मर जाएगी। नाउ असेंबली को आइडिया पसंद तो नहीं आया, पर क्योंकि पर्कलिस की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी वो सब लोग मान गए। और द फेमस वॉर, जिसे हम बोलते हैं पेलोपोनेशियन वॉर, वो शुरू हो गई। नाउ स्टार्टिंग में वैसे ही हुआ जैसे पर्कलिस ने सोचा था। स्पार्टन और उनके अलाइज आए और धीरे धीरे वो लैंड जीतने लगे, थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे। पर पर्कलिस के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने एंटिसिपेट नहीं किया था, और वो था एथेंस में एक बहुत बड़ा प्लेग फैल गया, जिसके वजह से पर्कलिस खुद भी मारे गए। अब उनके मरने के बाद लीडरशिप चेंज हो गई, और नई लीडरशिप ने क्या किया? सबसे कॉमन चीज, पुरानी लीडरशिप को सबसे पहले गालियां निकाली कि अरे उनकी स्ट्रैटेजी बहुत बेकार थी, उनकी वजह से देखो हम लोग ने कितनी लैंड हार गए, चलो अब हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। और उन्होंने वही किया, उन्होंने स्पार्टन्स के साथ लैंड पे लड़ाई शुरू कर दी, और ये आइडिया चल भी पड़ा। उन्होंने स्पार्टन्स को खदेड़ दिया, और उन्होंने अपनी जितनी भी लैंड थी वो वापस उनको मिल गई। पर वो एक गलती कर बैठे। उन्होंने ना स्पार्टा के अलाय मैलिस को जब हराया, इनफैक्ट उस बेचारी छोटी कंट्री ने खुद ही सरेंडर कर दिया था, पर उनकी असेंबली ने डिसाइड किया कि उनके सारे मर्दों को मार देंगे और बच्चों और औरतों को सर्वेंट बना देंगे। और ये सबसे बड़ा साइन था कि अब एथेंस सेल्फिश और ग्रीडी बन चुका था। वो इतना ग्रीडी बन चुका था कि उन्होंने 402 बीसी में सोचा कि चलो अब एक फाइनल बैटल करते हैं और स्पार्टा को ना जिंदगी भर का एक सबक सिखा देते हैं, उसके बाद वो कभी उठ ही नहीं पाएगा। एंड इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सिसिली पे अटैक करेंगे। सिसिली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अलाय था स्पार्टा को, और उनको बहुत सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता था।
इसी के लिए जब उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई तो जो उनके हेड थे, चीफ थे उनकी आर्मी के, उन्होंने समझाया असेंबली को कि नहीं, मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे। तो उन्होंने बोला तुम रहने दो, तुम डरपोक हो, अगर तुमसे नहीं होगा ना हम कमांडर चेंज कर देते हैं। तो उस बेचारे को मरता क्या ना करता, अपनी नौकरी तो बचानी थी, उसने बोला नहीं नहीं ठीक है मैं अटैक करूंगा। तो वो चला गया आर्मी लेकर अटैक करने। जब उधर उसने अटैक किया तब कुछ टाइम बाद उसने पाया कि वो स्पार्टन से नहीं जीत सकते, और इसीलिए उसने चिट्ठी लिखी और असेंबली को बोला कि मुझे लगता है कि हमें वापस आ जाना चाहिए या फिर हम सब यहीं कहीं मारे जाएंगे। तो असेंबली ने बोला इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम एथेंस है, हम और आर्मी भेजेंगे। उन्होंने फिर अपनी शिप्स के अंदर भर भर के अपने सारे सोल्जर्स को भेज दिया एंड कुछ महीने बाद वो सब मारे गए। और एथेंस की अब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि अब उनके पास कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं बचा, और फाइनली उन्हें स्पार्टन्स के सामने घुटने टेकने पड़े एंड उनकी उन्हीं टर्म्स को लेकर या फिर और भी हार्श टर्म्स को लेकर एग्री करना पड़ा। एंड धीरे धीरे करके इसी वजह से एथेंस खत्म हो गया। इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? एक्चुअली सबसे बड़ी सीख जो इससे मिल सकती है वो है दैट वी शुड ऑलवेज बी रैशनल व्हेन वी वांट टू टेक बिग डिसीजंस। होता है ना, हम कई बार इमोशंस में आकर, फियर में आकर, फिर टू मच एक्साइटमेंट में आकर बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। नाउ दैट्स अ बिग मिस्टेक। सोचिए एथेंस के पास जब तक एक रैशनल लीडर था वो कितने स्टेबल रहे, पर जैसी इरैशनैलिटी आई, उनमें वो ग्रीड आई, प्राइड आई, सब कुछ चला गया। एंड ऐसी ना बहुत सारी ह्यूमन लॉज हैं जिससे हम लोग गवर्नड हैं। तो एक बहुत बढ़िया किताब है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, जो लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने। उसमें कुछ 18 ऐसी लॉज हैं जिसमें से एक मैंने आपके साथ भी शेयर किया, लॉ ऑफ रैशनैलिटी, और ऐसे ही कुछ 3 लॉज मैं आपसे और शेयर करना चाह रहा हूँ कुछ स्टोरीज के माध्यम से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ। मिल्टन एरिक्सन, एक 17 साल का लड़का, उसे आता है एक पैरालिसिस अटैक, वो भी इतना खतरनाक कि उसके होंठ भी जाम हो जाते हैं। सिर्फ बॉडी में एक ही चीज चल रही थी, वो थी उसके आईबॉल्स। वो अपने फार्म में अपनी सास सिस्टर्स के साथ रहता था। अब जिसे बोलते हैं ना ब्लेसिंग कम्स इन डिस्गाइज, क्योंकि अब वो सिर्फ स्थिर था, उस बेड पे लेटा रहता था, उसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो गई थी। और उसने एक चीज नोटिस करना शुरू करी कि जब भी उसकी सिस्टर्स आपस में बात करती थी ना, तो वो कभी चाहे हाँ बोलें, किसी चीज को ना बोलें, they doesn't mean what they used to say through their words, but what the reality was they always used to speak from their body language. मतलब उनके वर्ड से ना वो शायद झूठ बोल देती थी, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा सच बोलती थी। एंड धीरे धीरे के उसने नोटिस किया कि कैसे उसकी सिस्टर अपनी सामने वाली सिस्टर को खुश रखने के लिए कई बार किसी बात पे हाँ से हाँ मिला देती, पर मन ही मन में वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट सोच रही होती थी। जैसे जैसे एरिक्सन बड़े होते गए, फाइनली उन्होंने विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक कर लिया। एंड उसके बाद वो 20th सेंचुरी के बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट बने। इनफैक्ट उनका एक रूल था, वो किसी भी पेशेंट को जब देखते थे ना, तो वो पहले कहते थे कि उनके सामने थोड़ा सा वॉक करो, सो दैट वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर सके। नाउ ये मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जो अगला लॉ है ना वो है द लॉ टू सी थ्रू पीपल। बिकॉज किसी भी इंसान को समझने के लिए ना उसके वर्ड्स सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट मेथड है। बिकॉज वर्ड्स में झूठ बोलना सबसे आसान है। सोचिए ना, हम कितने अच्छे एक्टर हैं, हम बचपन से कितनी एक्टिंग करते हैं, इट इज सो इजी टू टेल लाई, बट क्या चीज झूठ नहीं बोलती? हमारी बॉडी लैंग्वेज। सो it is very important, if you start observing the body language of other people, you will get to know what is white and what is black. Personality versus character. Personality वो है जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं या हमें कैसे देखते हैं, और कैरेक्टर वो है what we are deep within. ऑथर कहते हैं कि अगर आपको इसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने हैं तो आप उसकी सिर्फ पर्सनालिटी मत देखिए, पर उसके कैरेक्टर देखिए। और अगर किसी के कैरेक्टर को जानना है तो उनका बिहेवियर तब देखिए जब वो किसी स्ट्रेस में या फिर किसी मुश्किल में है। आप उनका कैरेक्टर देखिए, उन लोगों के साथ वो कैसा बिहेव करते हैं, शायद जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट डजेंट मैटर कि एक लीडर अपने मैनेजर से कैसा बात करता है, पर ये ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि वो सेम इंसान अपने एक एग्जीक्यूटिव से कैसा बात करता है।
बिकॉज वही एक्चुअल में बताएगा कि डू ही हैव दैट कैरेक्टर ऑफ ह्यूमिलिटी, yes or no. So author says this law of compulsive behavior will help you to know the people with whom you should go for a long term relationship. ये जो 3 लॉज मैंने आपको बताए वो थी बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में से, जो लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने। वैसे तो इस किताब में 18 लॉज हैं, दिख ही रहा होगा, थोड़ी मोटी किताब है, पर आई एम श्योर जब आप इस किताब को पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा खुद के बारे में, विच विल हेल्प यू to actually build better relationship, have a good business or have a great environment with your colleagues and many more. So go do read this book and I am sorry, I know बहुत टाइम बाद वीडियो डाली है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा रेगुलर रहूं 2024 में, आपको ज़्यादा वीडियोस दे पाऊं, बट स्टिल अभी तक भी मेरे सब्सक्राइबर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, फ्रेंड्स का शेयर करिए, और अगर अभी तक नहीं हो सब्सक्राइबर तो बन जाओ ना यार, प्लीज। ओके, बाय।